कोहरे के सबसे घने हिस्से के करीब आ गई। उसकी मौजूदगी देखते ही तिलिस्मी कीड़े स्पाइरा के चेहरे पर तीखी नाराजगी उभर आई। बिना एक पल गवाए उसने अपनी पर्पल सील सक्रिय कर दी। उसके शरीर से पर्पल शक्तियों की विशाल धाराएं निकलकर विद्युत की ओर झपटी। वो इतनी तेज थी कि लगभग हवा को चीरती हुई उसकी छाती से टकराने ही वाली थी, किंतु विद्युत उस हमले को पहले ही महसूस कर चुका था। उसकी इंद्रियां अब नश्वर रैंक की सीमाओं से कहीं आगे जा चुकी थी। वो कोहरे के भीतर छिपी पर्पल ऊर्जा के हर धागे को बिजली की तरह अपनी ओर भागते हुए महसूस कर रहा था। मलिका ये दृश्य देखकर कांप उठी। उसने घबराकर कहा, मेघ, जल्दी खुद को बचाओ और मेरी मदद करना छोड़ दो। यह हमला हम दोनों को खतरे में डाल देगा। असल में मलिका समझ चुकी थी कि उसके पास मडोना सील सक्रिय करने का समय नहीं था। पर्पल शक्ति की गति उससे कहीं तेज थी, लेकिन विद्युत ने उसकी बात को मानो सुना ही नहीं। उसने एक झटके में मलिका की पतली कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में बोला, फिक्र मत करो, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो, इसे मैं संभाल लूंगा। अगले ही क्षण विद्युत की हथेली एकदम आगे उठी, सीधे उस दिशा में जहां से तिलिस्मी स्पाइरा की पर्पल शक्तियां एक तूफान की तरह उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ से आत्मिक ऊर्जा की चमक फूट पड़ी। मलिका का दिल एक पल को धड़कना भूल गया जब उसे महसूस हुआ कि विद्युत का हाथ अब भी उसकी कमर पर था। अचानक आई इस निकटता ने उसे भीतर तक सिहरने पर मजबूर कर दिया। वो इतनी करीब खड़ी थी कि विद्युत के शरीर से उठती हल्की सी गर्माहट और उसकी शक्तियों की महक तक उसे छू रही थी। एक अजीब सी घबराहट उसके सीने में उभर आई। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी, मानो उसके कदमों पर किसी अदृश्य शक्ति ने पहरा बिठा दिया हो। उसके गाल धीरे धीरे गहरे गुलाबी रंग में बदलते जा रहे थे। शर्म, हल्का गुस्सा, डर सब मिलकर उसकी सांसें उलझा रहे थे। पर असल कारण कुछ और ही था। विद्युत के चारों ओर घूमती हुई अश्नि बिजली मूल शक्ति और धरा मूल शक्ति की गहरी परतें। उन शक्तियों की तीव्रता इतनी भारी थी कि मलिका की अपनी ऊर्जा इनके सामने कमजोर पड़ चुकी थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। उसी समय उसकी नजर विद्युत के हाथ पर गई, उस हथेली पर जिसमें आत्मिक शक्ति डरावनी गति से भर रही थी। चांदी सी चमक उसके हाथों से उठकर हवा में एक रहस्यमयी लकीर बना रही थी। तभी मलिका के कान में एक दमदार नाराजगी से भरी आवाज गूंजी, आत्मिक शक्ति हाथ, सोल ऑफ सील हैंड। विद्युत की पुकार के साथ ही एक थतकती शक्ति उसके शरीर से फूटने लगी। सफेद प्रचंड आत्मिक ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ती हुई सीधे उसके हाथों में सिमट गई। क्षण भर में उसकी हथेली चांदी की प्रखर रोशनी में बदल गई, इतनी तेज कि आसपास फैली पर्पल कोहरे की मोटी चादर खुद ही कमजोर पड़कर पीछे हटने लगी। उस वक्त हवा तक कांप उठी और मलिका केवल उसे देख सकती थी, उस आदमी को जिसकी शक्ति और निकटता दोनों उसे हर पल गहरे से छू रही थी। उस शक्ति को देखते ही मलिका के सामने खड़ा तिलिस्मी स्पाइरा घबराकर पीछे हटने लगा। उसने तुरंत अपने शरीर से भारी मात्रा में पर्पल ऊर्जा छोड़कर अपने सामने एक मोटी पर्पल कोहरे की दीवार बना दी। अब वो समझ चुका था कि विद्युत कोई महाशक्ति रैंक धारक नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली एक नश्वर रैंक योद्धा है। इसलिए उसने तेजी से और पर्पल शक्ति निकालना शुरू कर दिया। चारों महाशक्तियों में से विभु सबसे अधिक हैरानी में था। उसकी नजर थोड़ी दूरी पर मौजूद उस अनजान परछाई पर टिकी हुई थी, जो रंग बिरंगी, अत्यंत घनी और रहस्यमयी शक्तियों से ढकी हुई थी। वो चाहकर भी उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था, जबकि वो स्वयं महाशक्ति रैंक के छठे पड़ाव का योद्धा था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद मेडिकल सिटी के बुजुर्ग उसकी मदद के लिए आ गए हैं, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी शेष बची हुई आत्मिक शक्ति से स्पष्ट महसूस कर लिया कि वो परछाई किसी भी तरह बुजुर्ग की नहीं हो सकती थी। उसका दिल धड़क उठा। विभु ने नाज और उसके साथ आए दो योद्धाओं को देखा, फिर उस परछाई को जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, और मन ही मन फुसफुसाया, ये लड़का आखिर है कौन? रजिस्ट्रेशन के दौरान उसने लगभग सभी ताकतवर नश्वर रैंक के योद्धाओं को देखा था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये युवक तो मानो किसी और ही स्तर की बिजली को अपने भीतर छुपाए खड़ा था। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी महाशक्ति योद्धा को अंदर तक खतरा महसूस करा दे। उधर नाज की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर विद्युत के हाथ पर पड़ी, जो अब भी मलिका की कमर पर थी, उसकी आंखों में गहरी नाराजगी चमक उठी। उसके आसपास हल्का हल्का प्रकाश फूटने लगा, मानो उसकी भावनाएं शक्ति बनकर बाहर आ रही हों। उसने दांत भींचकर मन ही मन कहा, ये लड़का किसी भी मौके पर लड़कियों से दूर रह ही नहीं सकता। नाज का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। असल में वो मलिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वजह थी मलिका की मेडोना सील, जो नाज की शक्तियों से कहीं मजबूत थी, और नाज को खुद पर भरोसा नहीं था कि वो उससे जीत पाएगी। उसे यह भी मालूम था कि मलिका विद्युत की अच्छी दोस्त है, और यही बात उसे और चुभती थी। नाज अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन बोली, अगर मैं एक बार प्राचीन दानव कबीले के पूर्वज के खून को काबू कर लूं, तो मैं विद्युत को दिखा दूंगी कि असली ताकत किसे कहते हैं। पर तभी उसका चेहरा अचानक ढीला पड़ गया। उसका मुंह हल्का खुल गया, जैसे किसी ने उसकी सोच पर जोरदार चोट कर दी हो। उसने खुद को झिड़कते हुए धीमी भारी आवाज में कहा, मैं क्या सोच रही हूं? विद्युत का रिश्ता तो मेरी बहन रोजी से तय है। नाज ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और अपने बाहर निकलते क्रोध को वापस भीतर धकेल दिया। उस घने जंगल में एक पल के लिए भयानक खामोशी छा गई।
वही खामोशी जिसमें दो विशाल हमले एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। इस तनाव को देखते हुए राका ने मन ही मन कहा, मेघ की शक्तियां अब भी मजबूत हैं, पर उस तिलिस्मी स्पायरा के सामने वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसने अपने सीने में दबे बदले को याद किया और मुट्ठी भींच ली। फिर दोबारा मन में बोला, अगर मैंने उसकी मदद न की तो प्राचीन दानव कबीले से अपने दल का बदला कभी नहीं ले पाऊंगा। राका ने तुरंत अपने बगल में खड़े घायल महाशक्ति रैंक योद्धा की ओर देखा, जो और कोई नहीं विभू था, और उसने झुककर चिंतित स्वर में कहा, तुम ठीक हो? संभाल सकते हो खुद को? विभू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके शरीर पर कई जगह से खून बह रहा था और उसके साथ आए अन्य 3 महाशक्ति रैंक योद्धाओं की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। वो सभी मलिका के सामने बेहद कमजोर थे, इसलिए उनकी शक्तियां स्पायरा सील द्वारा लगातार सोखी जा रही थी। विभू ने खांसते हुए टूटती आवाज में कहा, मेरी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं अभी इन तिलिस्मी स्पायरा से नहीं लड़ सकता। उसकी नजर हाँफती हुई नाज पर गई और नाज के पास में खड़े उसके 2 साथी भी मुश्किल से टिके हुए थे। कुछ क्षण चुप रहने के बाद विभू ने राका की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। राका ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसकी बात काटते हुए विद्युत की ओर इशारा करके बोला, मेरा शुक्रिया मत करो, अगर किसी को धन्यवाद देना है तो उसे देना। राका की बात सुनकर विभू ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये ताकतवर इंसान कौन है? विभू के सवाल पर राका के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसने शांत आवाज में जवाब देते हुए कहा, मेघराज। मेघराज नाम सुनते ही विभू की आंखें फैल गई। वो अविश्वास में फुसफुसाया, क्या यही मेघराज है? वही महाशक्तिशाली योद्धा जिसने प्राचीन दानव कबीले के शहशान को बेरहमी से मार गिराया था? विभू की हैरानी उसकी आवाज में साफ छलक रही थी। उसके तीनों महाशक्ति रैंक के जवान साथी भी उसकी तरह सन्न रह गए। सभी की नजरें एक साथ उस दिशा में उठी जहां से विद्युत की आवाज गूंजी थी, और उसी पल उनके सामने विद्युत के हाथ से निकली भयानक शक्ति चमक उठी। एक विशाल 30 फुट लंबा सफेद चांदी की आत्मिक ऊर्जा से बना हाथ आगे बढ़ता हुआ पर्पल स्पायरा सील से टकरा गया, जिसके टकराते ही हवा में एक भीषण धमाका गूंजा और उस धमाके का दबाव चारों दिशाओं में शक्तियों की लहरों को उछालता हुआ फैल गया। वो लहरें अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों, चट्टानों और पत्थरों को चीरते तोड़ते आगे बढ़ने लगी। ये देख नाज, भीमा और राका ने अपने आसपास खड़े महाशक्ति योद्धाओं को पकड़कर तेजी से उन्हें उस विनाशकारी दबाव से दूर ले जाते हुए विद्युत की ओर बढ़ना शुरू किया। धमाके की भयावहता ने आसपास लगभग 500 मीटर के इलाके को उजाड़ दिया। पर्पल कोहरे की बनी मोटी चादर जगह जगह से फटकर टूटने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। उसी कोहरे के भीतर फंसे छोटे छोटे तिलिस्मी स्पायरा दर्द से चीखने लगे। उनकी चीखें हवा को कंपा रही थी। उन चीखों ने विद्युत के सामने खड़े मुख्य तिलिस्मी स्पायरा को और भी अधिक क्रोधित कर दिया, मगर वो बेहद चालाक था। उसने अपनी शक्ति और बाहर निकालते हुए अपने सामने पर्पल कोहरे की एक और मोटी और भी मजबूत परत खड़ी कर दी। उसकी पूरी नजर विद्युत के चांदी सफेद आत्मिक हाथ पर थी, जिसने अभी अभी उसकी तिलिस्मी स्पायरा सील को चकनाचूर किया था। लेकिन विद्युत का हमला यहीं नहीं रुका। वो लगातार आगे बढ़ा और फिर से उस पर्पल कोहरे की दीवार से टकरा गया। अगले ही पल एक और जबरदस्त धमाका गूंजा। मोटी कोहरे की चादर में गहरी दरारें उभर आई। ये दृश्य देखकर विद्युत की ओर बढ़ रहे नाज, भीमा और राका ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि इस बार विद्युत का हमला उस तिलिस्मी दीवार को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। उधर विद्युत स्वयं अपनी आत्मिक शक्ति के सहारे आसपास के पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था। उसकी नजर अचानक एक पेड़ की ओर गई और उसके मन में ख्याल उठा, वो इंसान, उसकी शक्ति बेहद भारी थी। कहीं वो प्राचीन दानव कबीले का झुंड तो नहीं? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे नाज, भीमा और राका की शक्तियां पास आती महसूस हुई। उनके आने से उसका थोड़ा ध्यान हट गया। भीमा ने विद्युत के चेहरे पर तनाव देखकर गंभीर आवाज में पूछा, मेघराज, तुम ठीक तो हो? विद्युत ने गहरी सांस लेते हुए अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और सामने मौजूद दरारों वाली पर्पल दीवार को देखते हुए कहा, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। इतना कहकर उसने दोबारा अपनी आत्मिक शक्तियां बाहर निकाली और सोल ऑफ हैंड सील की ऊर्जा को और बढ़ा दिया। अगले ही क्षण पूरी पर्पल चादर चकनाचूर होकर बिखर गई और उसका चांदी जैसा आत्मिक हाथ आगे बढ़कर तिलिस्मी स्पायरा से टकरा गया। धमाका इतना भयानक था कि तिलिस्मी स्पायरा खून उगलते हुए कई मीटर पीछे जा गिरा। उसकी दर्दनाक चीख हवा में गूंज गई। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। वो एक छोटे काले आंखों वाले बेहद डरावनी शक्ल वाले बौने इंसान जैसा दिखने लगा। गंभीर चोट खाने के बावजूद उसने गुस्से में विद्युत की ओर देखते हुए गुर्रा कर कहा, लड़के, मुझे मारना तेरी औकात से बाहर है, लेकिन तूने अपनी आत्मिक शक्ति दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं बैरागी तुझे इस जहरीली पहाड़ी से जिंदा जाने नहीं दूंगा। बैरागी को इंसानी रूप में बोलते देख विद्युत कुछ पल के लिए हैरान रह गया। भीमा ने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। भीमा की बात सुनते ही नाज ने बिना वक्त गवाए जहरीले कांटों का हमला तैयार किया और बैरागी को निशाना बनाकर प्रहार किया।
लेकिन उनके टकराने से पहले ही बैरागी का शरीर फिर से पर्पल कोहरे में ढक गया और नाज का हमला उस मोटे कोहरे के सामने टिक ही नहीं पाया और कमजोर पड़कर नाकाम हो गया। उसी समय पर्पल कोहरा धीरे धीरे मिटने लगा और बैरागी की गूंजती खुरदरी आवाज जंगल में फैल गई। लड़के, मैं बहुत जल्द लौटूंगा और तुम सबके साथ इस मुकाबले का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद एक डरावनी हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी जिसने जंगल की खामोशी को चीर दिया। देखते ही देखते पर्पल कोहरा पूरी तरह गायब होने लगा। ये देखकर विद्युत ने नाज, भीमा और राका की ओर देखते हुए कहा, चलो हमें भी निकलना चाहिए, हमारी शक्तियां बहुत कम बची हैं। अगर कोई और ताकतवर तिलिस्मी स्पाइरा यहां आ गया तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होगा। असल में विद्युत अपनी आधी से अधिक आत्मिक शक्ति खर्च कर चुका था। वो जानता था कि वो अब भी किसी भी नश्वर रैंक तिलिस्मी स्पाइरा का आसानी से सामना कर सकता है, लेकिन उसे अपने साथ आए नाज, भीमा, राका और सबसे ज्यादा मलिका की चिंता थी। मलिका की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। विद्युत अभी इसी चिंता में डूबा था कि अचानक उसके कानों में एक धीमी लेकिन मीठी आवाज आई। विद्युत, क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे? मलिका की आवाज सुनते ही विद्युत की नजर नीचे गई। उसका हाथ अब भी मलिका की कमर पर था। वो हड़बड़ा गया। बिजली की सी तेजी से उसने अपना हाथ हटा लिया और एकदम सीधे खड़े होकर ऐसे देखने लगा मानो उसने कुछ किया ही ना हो। उसकी छींप साफ झलक रही थी। मलिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। नाज, भीमा और राका के अलावा वो चारों महाशक्ति रैंक योद्धा जिनकी जान उसने बचाई थी, भले ही कुछ बोल नहीं रहे थे, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं विद्युत को लेकर जलन की टीस उठ रही थी। उनकी निगाहें बार बार उन दोनों खूबसूरत लड़कियों मलिका और नाज पर ही जा रही थी। एक तरफ मलिका संकोच में लाल हुई खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ नाज का चेहरा गुस्से से तप रहा था। दोनों के अलग अलग भाव देखकर विद्युत मन ही मन से पकड़कर बैठ जाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस पल पर ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों वो इस स्थिति में फंस गया। विद्युत बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। तबाही से भरे उस इलाके को पार करते हुए वो उस दिशा में चल पड़ा जहां कभी पर्पल कोहरा सबसे ज्यादा घना था। उस नक्शे में साफ लिखा याद था कि पॉइजन ट्री हमेशा उसी स्थान पर उगता है जहां पर्पल कोहरा अपनी चरम अवस्था में होता है। अब जब कोहरा बिखर चुका था तब भी विद्युत को कुछ हद तक समझ